जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। पोस्ट कोई भी हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, सभी के सिलेबस में जो है जीके दिया है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन दिया गया है और उसके साथ उसी पोर्शन में जो है करंट अफेयर्स भी शामिल कर लिया गया है और उसमें स्टार लगा के ये भी बता दिया गया है, एक शर्त लगा दी गई है कि जो ये जीके होगा या करंट अफेयर्स होगी वो ज़्यादातर जो है एजुकेशनल फील्ड के शिक्षा क्षेत्र से पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एजुकेशनल जीके या स्टैटिक जीके हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जनरल अवेयरनेस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि मई 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति। एक समिति बनाई गई 2016 में बनाई गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 वाला एनईपी आ गया है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई वाली सबसे नई पॉलिसी है वो 2020 में बन चुकी है। इसी के विकास के लिए एक नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति 2016 में ही सरकार द्वारा बना दी गई थी जिसका नाम था कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी। समिति इसीलिए बनाई जाती है कि उसने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए उन्होंने अपनी जो है पूरा रिपोर्ट तैयार किया होगा, सिफारिश की होगी, सरकार को दिया होगा। ये 16 वाली जो समिति बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, के कस्तूरी रंजन, रीना डे या फिर संजय धोत्रे। तो राइट आंसर है जो 2016 में जो नई शिक्षा नीति विकास के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय, अब तो ये स्वर्गीय हो गए, उस समय जो है ये जीवित थे, श्री TSR सुब्रमण्यम। ये क्या थे? ये जो है भारत के भूतपूर्व कैबिनेट सचिव थे। इनकी अध्यक्षता में सरकार द्वारा 2016 में जो ये नई शिक्षा नीति के विकास के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को दे दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर एनईपी से जुड़ा हुआ, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2, हम सभी जानते हैं अभी 10+2 का शैक्षिक मॉडल चल रहा है, इसके स्थान पर एक नया शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? अब ये 10+2 वाला अब ये समाप्त हो गया। अब एनईपी जो है नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये वाला 10+2 वाला जो शैक्षिक मॉडल था वो अब खत्म कर दिया गया। अब इसको और ब्रेकअप इसका कर दिया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 5+3+3+4 है। जो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली अब 10+2 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 5+3+3+4 का जो है शैक्षिक मॉडल अपना लिया गया है इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 है, इसमें शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। इसमें भी जो है त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया कि 3 भाषा कम से कम जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन ये कहा गया कि किस क्लास तक? ये कहा गया कि 5वीं तक है, कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक के बच्चों को। अब तुरंत अगर आप लोग जो है अगर उसको हिंदी पढ़ाने लगोगे, इंग्लिश पढ़ाने लगोगे और फिर जो है एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने लगोगे तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, भाई बच्चा कितना पढ़ेगा? कक्षा 5 तक ये कहा गया क्योंकि गांधी जी भी यही बात मानते थे अपने, और जो महापुरुष थे ये भी मानते थे कि जो शिक्षा का शुरुआती प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अब मातृभाषा का ये नहीं है कि मातृभाषा सबकी हिंदी है, मातृभाषा सबकी इंग्लिश है। इतने रीजनल लैंग्वेज इंडिया में, इंडिया को जो है भाषाओं का देश कहा जाता है। आप जो है बंगाल में चलाए जाएंगे, वहाँ की मातृभाषा बच्चों की बंगाली होगी, असम में आसामी होगी, तमिल में तेलुगु चलेगा, कन्नड़ चलता है, उधर मलयालम चलता है, भोजपुरी, यहाँ अपने अवध में आ जाओगे अवधी चलेगा। तो इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया कि जितने भी टीचर हों, बच्चों को जो है कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसीलिए रीजनल लैंग्वेज क्यों हुआ है भाई? ईएमआरएस में रीजनल लैंग्वेज को इतना जल्दी क्यों जो है शामिल किया गया है? हिंदी तो थी है, हिंदी तो इंडिया के लिए है ये भाई, भारत की जो है उसके लिए हिंदी जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी के लिए इंग्लिश चाहिए आपको, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप इंग्लिश मान सकते हैं, भारत के लिए हिंदी मान सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज चाहिए क्षेत्रीय भाषा के लिए, भाई ये ईएमआरएस में क्षेत्रीय भाषा को इसीलिए तो डाला गया है। ये भी उसी सब सारा कुछ जितना सिलेबस ये ईएमआरएस का बना हुआ सब कुछ जो है नई एजुकेशन पॉलिसी को उसमें सब शामिल करके हुए उसको ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। तो कक्षा 5 तक ये कहा गया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को जितने भी टीचर होंगे उनको उनकी जो भी मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा में उनको पाठ पढ़ाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये रोज जो है लड़ाई करते रहते हो ना, ये कोर्ट में चल रहा है, बीएड, बीटीसी,
सारा कुछ डेली जो है इस पे चल रहा है कि कौन से किस में एलिजिबल है, कौन पीआरटी में एलिजिबल है, कौन पीजीटी में एलिजिबल है, कौन टीजीटी में एलिजिबल है, जेआरएफ वाले क्या करें, पीएचडी वाले क्या करें, नेट वाले क्या करें। तो ये सारा कुछ चल रहा है। इसमें इन्होंने कह दिया, एक टाइमलाइन दे दी गई है कि अब अगर आप जो है 12वीं तक के लिए दिया गया है कि 12वीं तक के लिए जो है 4 वर्ष का न्यूनतम जो है, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम जो है डिग्री योग्यता कम से कम 4 वर्ष का एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया। अभी नहीं किया गया, अभी टाइम दिया गया है। जो लोग कर लिए हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। अब जो आगे वाले आएंगे उनके लिए जो है कम से कम जो है न्यूनतम डिग्री होनी चाहिए, 4 वर्ष का एकीकृत बीएड डिग्री होनी चाहिए। जो टाइमलाइन दिया गया वो 2030 तक है कि भाई 2030 तक जो है सारे लोग को, जब तक जो आप लोगों की जो आप पहले बीएड कर चुके हैं, जिनका 3 वर्षीय बीएड हो या 2 वर्षीय बीएड हो, उनका तो नौकरी लगी लग जाएगी। 2030 का उन्होंने टाइम दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2030 तक उन्हीं को जो है हम जो है 12वीं तक में टीचर के रूप में रखेंगे, जिनके पास न्यूनतम जो है डिग्री कितनी होगी, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो टाइम दिया गया 2030 तक, बहुत टाइम है। तब तक सबके पास जो है न्यूनतम डिग्री 4 वर्ष का, जिनको भी टीचर बनना है, पीजीटी पीआरटी या इसमें बनना है, उनके पास ये डिग्री जरूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी या नीपी 2020 के अध्यक्ष थे। जैसे ना संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हर जो है कोई बड़ी चीज़ अगर कोई बड़ा दस्तावेज बनता है या कोई बड़ा नियम कानून बनता है, पॉलिसी बनती है, तो उसकी एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसका एक मसौदा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत बनाया और तुरंत जो है कानून बन गया, बहुत समय लगता है उसको। पहले ड्राफ्ट बनाई जाती है, उसका मसौदा बनाया जाता है, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है, फिर जाके फिर पूरी उसको कमेटी रिव्यू करती है, फिर जाके कहीं फाइनल कुछ बनता है। तो जैसे संविधान सभा का जो है, जो संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान लिखने के लिए बनाए गए थे। उसी प्रकार जो ये ड्राफ्टिंग या नीपी का जो पॉलिसी बनाना था, उसके लिए भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, 2017 में बनाई गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जा रहा है। वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जे के अल्फोंस या फिर रामशंकर कुरील। तो राइट आंसर आपका, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इन्हीं की अध्यक्षता में सारा काम हुआ था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी एनईपी के लिए, एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन का नाम आप लोग जानते होंगे, ये इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, भूतपूर्व जो है, जैसे इसरो के जो है ये भूतपूर्व जो है चेयरमैन थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है एक नवगठित जो है ड्राफ्टिंग कमेटी एनईपी 2020 के लिए 2017 में ही बना दी गई थी सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो है 50% सरकार ने ये कहा है कि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें जो GER है, GER इसको कहते हैं, G फॉर ग्रॉस, E फॉर एनरोलमेंट, R फॉर रेशियो, GER जो वर्तमान में भी चल रहा है, उसका हम 50% बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ। क्या होता है कि जो है 10वीं और 12वीं तक तो सारे लोग पढ़ लेते हैं, अधिकांश बच्चे पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है लोग पैसे की कमी की वजह से नौकरी के लिए जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन इसीलिए कम होता है। नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर का मतलब ये है कि मान लीजिए जो है 15 साल के जो है 1000 बच्चे हैं किसी जगह पे, अब उसमें से कितने प्रतिशत लोग जो है जाके जो है हायर इंस्टीट्यूट में, यानी यूजी पीजी में कितने लोग एडमिशन, यूजी में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो वही जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं GER, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सरकार ये कह रही है कि लोग जो है दिल्ली मुंबई, जितने भी बच्चे होते हैं 10 कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, उसके बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता जो है नौकरी के लिए चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है जितना अभी एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, हम उसका 50% और बढ़ाएंगे और सुधार करेंगे अपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नाम हम सभी ने सुना है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कई बार बताया जा चुका है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपका है, इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या करती है आप सभी जानते हैं, NCERT की किताबें आती हैं, एजुकेशनल फील्ड में ये रिसर्च करती हैं। ये किताबें, पाठ्यक्रम, सिलेबस, क्यूरिकुलम, ये सारा का सारा काम NCERT का है। और हम सभी अभी हाल ही में जानते हैं कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का अब दर्जा भी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो गई है। तो NCERT अब कुछ समय में जो है यहाँ से आप डिग्री भी NCERT से प्राप्त कर सकेंगे। डीम्ड का मतलब ये हो सकता है कि ना तो जो है ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी है
और ना ही पूरी तरह से प्राइवेट है, बीच में रहती है। यूनिवर्सिटी के, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच की चीज़ होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब भविष्य में ये यूनिवर्सिटी बनने की जिसमें योग्यता होती है उसको हम कहते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, ये भी एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आ गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वुड डिस्पैच को, मैकाले का जो मिनट था उसको कहते हैं, कि 1813 के चार्टर एक्ट को कह लेते हैं, कि ऑकलैंड का जो विवरण पत्र था उसमें कहते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच ने, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वुड डिस्पैच थे, मतलब चार्ल्स वुड थे जिसको कहते थे। चार्ल्स वुड ने जो था 1854 में एक लेटर लिखा था। डिस्पैच का क्या करते हो, लेटर ही तो डिस्पैच होता है। एक लेटर लिखा था किसको, उस समय डलहौजी होता है, लॉर्ड डलहौजी जो था, क्या था भाई, वायसराय था, क्या कहा था, वायसराय या गवर्नर जनरल रहा होगा। तो लॉर्ड डलहौजी का समय था उस समय। लॉर्ड डलहौजी को इसने जो है, लॉर्ड डलहौजी को क्या लिखा था, इसने एक लेटर लिखा था चार्ल्स वुड ने। ये जो है चार्ल्स वुड जो है, जो कंट्रोल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो है कंट्रोल, जो नियंत्रण बोर्ड था उसका ये सदस्य था वुड। तो वुड ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड डलहौजी को, उसमें उसने भारत की शिक्षा के संबंध में सारा बहुत डिटेल में सिफारिश की थी कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। तो वही जो लेटर था वुड का, उसी को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उससे पहले मैकाले भी आ गया था। मैकाले तो सिर्फ अंग्रेजी की बात करता था, वो हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने का ही काम करता था। उसको कहता था कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। तो मैकाले का वो भी, मतलब इसने भी काफ़ी कुछ किया था, मैकाले ने भी। और ये 1813 वाला चार्टर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है खर्च करने का बजट रखा गया था, कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का बजट 1813 वाले चार्टर एक्ट में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ये नई नहीं है, ये एक तो आ गई, अब सबसे नई हो गई एनईपी, यानी एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली हो गई। इससे पहले भारत में कई सारे बन चुके हैं। एक तो जो है 1968 में ये जो है शिक्षा जो पहली वाली बनी स्वतंत्रता के बाद, पहली जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वो 1858 में बनी, मतलब 1968 में बनी। उसके बाद दूसरा वाला 1986 में बना था। ये सब इस साल में कोई नहीं बना था। तो इस हिसाब से जो है, अगर यहाँ पे 2020 होता तो हमारा राइट आंसर 2020 हो जाता। 2020 नहीं है तो इसमें सबसे ज़्यादा नया 1986 का, जो राजीव गांधी की सरकार के समय जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वर्तमान में जिसे विश्वविद्यालय विकास आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। असल में इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, क्योंकि 1953 इसमें कहीं दिया नहीं है। 1953 में इसकी स्थापना जो है हो गई थी, इसकी नींव पड़ गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने इसकी नींव 1953 में रख दी गई थी। उसके बाद संसद में इसका एक एक्ट आया था, यूजीसी एक्ट आ गया था 1956 में। तो 1956 में उसको जो है एक जो है वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। वैधानिक निकाय के रूप में, वैधानिक निकाय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो हमारा राइट आंसर इसमें 1956 बैठता है। लेकिन स्थापना अगर पूछेगा, अगर 1953 होगा तो न्यू 1953 में ही पड़ गई थी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी का नाम, मतलब ये क्या करती है, कमीशन देती है। कमीशन है मतलब ग्रांट देती है, अनुदान है ना, ग्रांट अनुदान देती है। किसको देती है, यूनिवर्सिटीज़ को देती है, कॉलेजेस को देती है, और ये जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज उनको मान्यता भी देती है। तो ये सारा काम यूजीसी का होता है। नई दिल्ली में इसका यहीं पे मुख्यालय बना हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM की शुरुआत भारत में कब की गई थी। ये इसकी शुरुआत हुई थी जब ये राजीव गांधी की 1986 वाली पूर्व पीएम थे, उनके जो है जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे उस समय वाली 1986 वाली, उसी के तहत जो है 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि जो 15 साल से 35 साल वाले निरक्षर लोग हैं, 15 साल से 35 साल जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, निरक्षर हैं, अनपढ़ है, उनके जो है उनको पढ़ाने के लिए जो गांव-गांव घर-घर जाते थे लोग, पढ़ाते थे, इनको साक्षर बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। विशेष ध्यान यही था कि जो 15 से 35 साल वाले बच्चे हो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएं। तो इसलिए इस अभियान की, इस मिशन की शुरुआत की गई थी। फिर आ जाइए, भारत में शिक्षा के लिए 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी। कोठारी आयोग, मुदलियार राधाकृष्णन या राममूर्ति आयोग। तो ये 10+2+3 वाली हमने कहा ना, अब ये तो रिप्लेस हो गई, अब तो 5+3+3+4 वाली आ गई नई वाले में। अब ये तो चला गया, लेकिन इसकी सिफारिश सबसे पहले जो है कोठारी आयोग एक बना था। तो कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। मुदलियर जो है आयोग बना था, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बना था, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उसके विकास के लिए मुदलियर जो है आयोग बना था। और राधाकृष्णन का सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग जो बना था, इसको विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए इसका
इस आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग ही था जो 10+2+3 वाली सिफारिश सबसे पहले की थी। नवोदय विद्यालय आप सभी जानते हैं, एनबीएस जो है नवोदय विद्यालय समिति, इसको बनाई है। नवोदय विद्यालय देश में हर जगह पे, हर जिले में बनाए गए हैं। तो क्या कह रहा है कि 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया था। मॉडल स्कूल हर गांव में, ये नवोदय विद्यालय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, एक जनपद में एक जो है नवोदय विद्यालय देखने को मिलता है। तो ये हर गांव में बना देंगे तो प्राइमरी पाठशाला हो जाएगी भाई। ये एक था कि ग्रामीणों के लिए ही बनाया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र हैं उनके लिए ही बनाया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जी। राइट आंसर तो यह ही है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। और यहाँ पे नवम कक्षा के लिए 30% छात्रों को एक शिक्षा स्तरित व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो ये भी राइट आंसर नहीं है। जो इसमें कुछ वैसे मेन तो सही चीज़ मिल नहीं रही, लेकिन जो भी ऑप्शन इसमें दिया गया उसमें सबसे सही ऑप्शन बी बैठ रहा है कि लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है, बहुत लोकप्रिय हैं। आप बहुत ज़्यादा एडमिशन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग एंट्रेंस के लिए जो है तैयारी करते हैं। एनबीएस का मतलब जैसे हमारा ईएमआरएस है ना, ईएमआरएस की तरह ही ये भी रेजिडेंशियल स्कूल है। एनबीएस जो है यानी नवोदय विद्यालय स्कूल जो अभी हैं, ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे भी आप वहीं छात्र वहीं रहते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं। और ईएमआरएस भी रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय, यहाँ पे भी छात्र रहते हैं। जैसे ईएमआरएस जो है वो ट्राइबल यानी जनजातीय छात्रों के लिए है, वैसे एनबीएस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेधावी छात्र थे उनके लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए एनबीएस की स्थापना की गई थी। उसमें यह था कि जो गांव-गांव में जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सरकार उनको फ्री में ले जाके एनबीएस में उनको खाना पीना सब कुछ फ्री में देती है, उनको पढ़ाती है और फिर जो है वो देश में अपना नाम कमाते हैं। एनबीएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय जो फ्री ओपन यूनिवर्सिटी होती है उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी, यही पूछा जा रहा है। यह सारे का मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या भारत में। तो सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। उसके बाद फिर भारत वालों ने भी इंग्लैंड को देखा अपना कॉपी किया था, जिसके बाद जो है इग्नू खुला, दिल्ली में खुला। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ओपन यूनिवर्सिटी खुला। कई सारे जो है ओपन यूनिवर्सिटी भारत में खुले। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए होता है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए इसमें ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाती है। जो लोग जो है काम काज कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिनको पूरा समय सप्ताह में पूरा समय टाइम नहीं होता है, वो लोग जो है यहाँ पे जो है अपना डिग्री यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वो एक बार एनरोलमेंट कराना होता है, फिर जो है कई बार उसमें जो 2-3 बार वो बुलाते हैं, एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। फिर आ जाइए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, हमने कहा ना इग्नू की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, 85 में, 87 में या 89 में। इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार इसे पूछा गया। 1985 में इग्नू या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो है यहाँ से आप डिग्री डिस्टेंस लर्निंग में प्रोग्राम आप ले सकते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय सेंट्रल जो है इंग्लिश के लिए और जो और फॉरेन लैंग्वेज हो गया आपका, जो है जर्मन हो गया, फारसी हो गया, सबके लिए जो है एक संस्थान बना दिया गया है। ये स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसने कई सारे कैंपस खोल रखे हैं, छोटे छोटे कैंपस भी इसने अलग जगहों पर खोल रखा है। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में लगातार पूछा जाता है, क्योंकि यूपी में है ना, पंतनगर, इज्जतनगर, लखनऊ या देहरादून। लखनऊ में नहीं है, ये है कहाँ पे? इज्जतनगर। बरेली एक ज़िला है, बस बरेली एक ज़िला है। बरेली का सुरमा भी काफ़ी मशहूर है, ठीक है। बरेली में एक जगह है इज्जतनगर। इज्जतनगर में जो है क्या स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको कहते हैं इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI। चलिए अगला देख लेते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, हम सभी जानते हैं। और ये जो है बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। बीरभूम जिला है बंगाल में, वहाँ पे जो है स्थित है। इसी को शांति निकेतन, जैसा कि हमारे एक जो है सब्सक्राइबर या हमारे एक साथी हैं, एक मित्र हैं, उन्होंने कमेंट करके बनाया था कि शांति निकेतन, मुझे नहीं पता था, उन्होंने ही बताया था कि शांति निकेतन को ही कन्वर्ट करके जो है बना दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय एक ही चीज़ है। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज के रूप में इसको अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। लिविंग हेरिटेज,
लिविंग का मतलब ये है कि जिंदा अभी चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई चलती है। हेरिटेज मतलब विरासत है। तो यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के लिस्ट में इसको विश्व भारती को शामिल कर लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं। जनगण मन अधिनायक जो है, अमर शनार बंगला जो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है, वो सब इंडिया का और बांग्लादेश का दोनों का इन्हीं से लिया गया है। 1913 में इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गया था। गीतांजलि इनकी बहुत अच्छी किताब है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी जो है साहित्य का इन्हें मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी। मतलब 3 भाषा भारत में पढ़ाई जाए, वो किस समिति ने जो है सरकार से जो है सिफारिश की थी। दत्ता समिति, राज समिति, राजमन्नार समिति या कोठारी समिति। तो त्रिभाषा फार्मूला भी कोठारी समिति ने इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से की गई थी कि बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 3 भाषा में मतलब पहले एक तो हिंदी हो गई भारत के लिए। अगर भारत में रहना भाई तो इंडिया में तो है एजुकेशन हिंदी को, तो उसको आपको जो है लैंग्वेज के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि सब अधिकांश लोग हिंदी ही बोल रहे हैं। दूसरा होना चाहिए इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश हो गया इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में। बाकी अगर बाहर कहीं कोई जाता है तो उसको अंग्रेजी ज़रूरत होगी। इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक हो गया रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब मातृभाषा के लिए हो गया रीजनल लैंग्वेज। जो भी जो है बच्चा जहाँ पे रहता है उसका जो भी मातृभाषा है, जो भी रीजनल लैंग्वेज जो बोलता है उसमें ये। तो ये त्रिभाषा फार्मूला जो है सबसे पहले किसने सिफारिश की थी? कोठारी समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं को उनको पढ़ाया जाए, 3 भाषाओं का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो एक नाम सुना होगा, कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा इसको कलकत्ता मदरसा कहते ही हैं। तो इसकी स्थापना जो है कलकत्ता मदरसा स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अंग्रेजों ने बनाया था, ये बना दिया गया 1700, ये लगभग जो है 1781 में इन्होंने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। और वारेन हेस्टिंग्स शायद यही था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में कलकत्ता में हुई थी। किस लिए हुई थी? क्योंकि उस समय जो है मुगल काल, उत्तर मुगल काल भारत में चल रहा था जब अंग्रेज आए थे। क्योंकि ये जो बड़े वाले जो थे मुगल, वो तो कछोड़ पड़ गए थे। औरंगजेब के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। सब वही जो छोटे भैया टाइप के मुगल शासक थे। तो उस समय जो भी कानून चलता था देश में, वो चलता था अरबी मुस्लिम कानून चलते थे। तो उसकी अध्ययन के लिए अंग्रेज वो उसको पढ़ना चाहते थे, उसको जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में जो है इस कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। चलिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कर्जन को या फिर जॉन मार्शल को। यहाँ पे कभी कभी कहीं कहीं दिया है चार्ल्स ग्रांट को और कहीं कहीं मैकाले को दिया गया है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा और उसके माध्यम से आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या हो सकता है सही आंसर। मैकाले जो है ये भी था, इसका मिनट आया था, इसका स्मरण पत्र आया था इसने भी, लेकिन इसने अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि चार्ल्स ग्रांट ही राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जॉन मार्शल थे, प्रिंसेप थे, सर विलियम जोन्स थे या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। इन्होंने बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। उसके बाद बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय खोला गया। कहाँ पे खोला गया? जैसे कलकत्ता मदरसा खोल दिए ना, कलकत्ता मदरसा 1781 में खोल दिया गया कलकत्ता मदरसा। किस लिए खुला था? वो मुस्लिम या फिर अरबी कानून थे उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए खुला गया। फिर संस्कृत महाविद्यालय खोला गया बनारस में, क्योंकि बनारस क्या था, वो भी आज भी जो है काफ़ी जो है पौराणिक, काफ़ी जो महत्वपूर्ण का आध्यात्मिक केंद्र है। बहुत ही पुराना शहर है वाराणसी। तो यहाँ पे जो है एक महाविद्यालय खोला गया। किसने खोला? वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, मदन मोहन मालवीय या शंकराचार्य। मदन मोहन मालवीय जो है ये बीएचयू के संस्थापक थे। ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा एक कॉलेज है वहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय। जोनाथन डंकन था जिसने बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय खोला था। और यहाँ पे संस्कृत भाषा की पढ़ाई बेसिकली इसमें होती थी। इसके संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी का किसने? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, जॉन विलियम ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये क्या करते थे? ये हमेशा जो है बाइबिल को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये ऊपर रखते थे अंग्रेज जो थे। इनको और किसी से कोई मतलब नहीं था। ये सबको बाकी सबको नीचा समझते थे, अपने को ही ऊपर समझते थे। तो भगवत गीता का इन्होंने बड़ा नाम सुना कि भाई गीता का उपदेश। तो बहुत ज़्यादा ये लोग थे, तो ये पढ़ नहीं पाते थे सारे लोग। तो इसमें एक था चार्ल्स विल्किंस ने था। तो गीता को इसने जो है भगवत गीता का इसने अंग्रेजी अनुवाद किया था कि बाकी सारे लोग इसको पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने? कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, हम सभी जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम।
तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये जितने भी इंडिया के थे संस्कृत में लिखा गया था, ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। तो इसको अंग्रेजी में लिखने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसने सबसे पहले किया था? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने या सर विलियम जोन्स ने? सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी की जिसने स्थापना की थी, वही वाला सर विलियम जोन्स है जिसने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम को, इसका जो है इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन किया था। फिर आ जाइए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था? हमने पहले बता दिया था ना कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, 1813 के चार्टर अधिनियम में ही जो बजट उनका आया था उसमें कहा गया था कि जो भी बजट होगा उसमें 1 लाख रुपये शिक्षा के विकास पे खर्च किया जाएगा। खर्च किए कि नहीं किए, या किस शिक्षा के विकास के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए कि इंडियन के लिए, वो वही जाने, लेकिन मेन उद्देश्य जाए 1 लाख रुपये अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 में। फिर आ जाइए, हंटर कमीशन आ गया। 1882 में हंटर कमीशन बना था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, किस पे सबसे ज़्यादा जोर इसने दिया था? बालिका शिक्षा पे, उच्च शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा पे या फिर तकनीकी शिक्षा पे? तो हंटर कमीशन की सबसे बात है कि इसने सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी एजुकेशन पे यानी प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बल दिया था। उस पर सबसे ज़्यादा सिफारिश, इसकी रिकमेंडेशन उसकी सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पे थी। फिर भारत में 3 विश्वविद्यालय एक साथ बनाए गए थे, कलकत्ता विद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय। लंदन में एक विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय। तो अंग्रेजों ने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे भारत में 3 विश्वविद्यालय एक साथ बनाए, उसकी न्यू दिल्ली, कलकत्ता में, मद्रास में जो अब चेन्नई हो गया, और मुंबई में। ये किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 1857 में, 62 में, 80 में या फिर 85 में? राइट आंसर हो गया 1857। क्रांति आप लोगों को याद हो गया, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय एक और बड़ी चीज़ हुई थी कि 3 विश्वविद्यालय भारत में एक साथ खोले गए थे अंग्रेजों द्वारा, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, 1857 की क्रांति के समय। चलिए, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, एक सिर्फ वीमेन यूनिवर्सिटी था, तो भारत में या फिर मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, डी.के. करबे या रमाबाई? तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था डी.के. करबे साहब का। ये जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मुंबई में, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान डी.के. करबे साहब ने दिया था। फिर आ जाइए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये पुणे में है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये किससे संबंधित है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक बीजीए साहब से इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना पुणे में इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? तो सबसे पहला जो है, जो सर्वप्रथम जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। ये 1916 में बना था। इसमें जो है कौन थे वो मदन मोहन मालवीय जी जो है इसके संस्थापक थे। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। सबसे पहले इनमें सबसे पहले जो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो बीएचयू को प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद जो है बीएचयू से भी पुराना यूनिवर्सिटी है। बीएचयू की वैसे स्थापना देखेंगे तो ये बीएचयू से भी पुराना इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत बाद में मिला है। लगभग जो हमें लग रहा है कि 2005 के आसपास जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ये बहुत पहले पा गई थी। तो इसमें सबसे पहले जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बीएचयू कहते हैं। बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? हमने कहा था 1916 में ये इसकी स्थापना हुई थी। मदन मोहन मालवीय इसके जो है संस्थापक थे। एनी बेसेंट भी इसमें जुड़ी हुई थी। पहले हिंदू कॉलेज था तो उसमें एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी, लेकिन मेन से रह जाता मदन मोहन मालवीय को। लेकिन उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इनको लॉर्ड हॉर्डिंग को बुलाते ना, जैसे जो संस्थापक होता हो तो उद्घाटन करता ना, वो किसी को बुलाता है, तो इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग को बुलाया कर रखा था। उन्होंने जो है इसका शिलान्यास किया था। बसंत पंचमी का दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, उसी दिन जो है बीएचयू का शिलान्यास हुआ था। इसी दिन हमें बीएचयू में हमेशा जो है बसंत पंचमी के दिन बड़ा कार्यक्रम होता है, क्योंकि उसी समय उसकी स्थापना, उसके शिलान्यास का दिन भी होता है उसी टाइम। तो लॉर्ड हॉर्डिंग था जिसने इसका जो है शिलान्यास किया था बीएचयू का। फिर आ जाइए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसको अब जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 91 में, 1875 में या फिर 1906 में? तो 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी, जो अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने कहा था कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भी भारत
का एक कक्षा भी भारत और अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। अब देख लीजिए, यहीं पे आपको अंग्रेज़ों का घमंड दिखेगा। अब ये कह रहा है कि अगर आप जो है यूरोप का कोई एक अच्छा पुस्तकालय लीजिए, उसकी एक अलमारी का उसका एक रैक ले लो, एक कक्षा ले लो, वो भी भारत और अरब, भारत ही नहीं, भारत और अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है। अब इनके पास क्या था, अंग्रेजों के पास कोई किताब है तो आप बता दीजिए। इन्होंने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े, कालिदास की रचना नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसी बात कौन कर सकता है। डलहौजी था, डलहौजी उस समय बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोलता। लॉर्ड मैकाले था, जॉन मार्शल था, या माइकल सैडलर था। सैडलर आयोग बना था। तो जो राइट आंसर आपका होगा, ये अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा जो ये महिमा मंडन हमेशा करता रहता था, इंडियन को नीचा दिखाना, भारतीय साहित्य को नीचा दिखाना, साहित्यकारों को नीचा दिखाना, ये सारा का सारा काम लॉर्ड मैकाले का था। तो लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि यूरोप की जो एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक कक्षा का जितनी किताबें वो भारत अरब के साहित्य से उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है वो। तो निम्न में से कौन सा आयोग या कमीशन का संबंध शिक्षा सुधार से नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा सुधार से नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, गलती ना होने पाए। रेले कमीशन, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, हम सब ने कहा था। तो ये सारे जो रेले है, सैडलर है या हंटर है, ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में जो है सुधार के लिए ये आयोग कमीशन बनाए गए थे। सरकारी आयोग का नाम आप लोगों ने सुना हुआ था। ये केंद्र राज्य संबंध के बीच पे बनाया गया। केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, उसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाइए, महात्मा गांधी ने किस योजना में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी? गांधी जी ने उसी समय जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है डाल दिया गया था। जो अब अपने यहाँ जो है आया था, वो बाद में आया, जो RTE एक्ट आया 2019 में, उसके बाद उसमें जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, 2009 में आया था। तो ये गांधी जी कहते थे कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, उनका एक योजना थी। सर्जेंट उनका होगा नहीं, बर्धा, हार्टोग या इनमें से कोई नहीं। बर्धा योजना उन्होंने गांधी जी लेके आए थे। बर्धा योजना में उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी चीज़ें बताई थी, बहुत चीज़ बताई थी। अगर उसको फॉलो कर लिए जाते तो हमें किसी और पॉलिसी की उस समय ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उसी में उन्होंने कहा था कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी एक बर्धा योजना वो लेके आए थे। काफ़ी बड़ी किताब, मतलब एक पूरा जो है उन्होंने रिकमेंडेशन उसमें दिया था। वह विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे प्राचीन भारत में गुप्त काल के दौरान शाही राजकुमारों के शिक्षण का केंद्र माना जाता था? गुप्त काल हो गया मतलब मगध काल में आया, मौर्य आए, फिर मौर्य के बाद गुप्ता आए। गुप्ता काल में किसने, कौन सा जो है विश्वविद्यालय था? प्राचीन काल में ही इंडिया में विश्वविद्यालय बन गए थे। ये नहीं है कि वो जो कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है 1857 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय बनाया था। अरे भाई, गुप्त काल में, मगध काल में ही बन गए थे अपने यहाँ विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये जो था, ये कह रहा ना गुप्त काल, तो गुप्त काल का संबंध सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय से। ये बिहार में अभी ये यूनिवर्सिटी चल रही है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में ये था जहाँ पे शाही राजकुमारों को शिक्षण दिया जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त शासक थे। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा छोड़ दीजिए, अब तक्षशिला पे आ जाइए। प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए उम्र के संबंध में पात्रता मानदंड कितने वर्ष से निर्धारित किया गया था? तक्षशिला में ये कहा गया कि उसमें ये नहीं था कि कोई भी बच्चा, विश्वविद्यालय था तो बच्चे उसमें थोड़ी ना पढ़ेंगे। गुरुकुल होता तो गुरुकुल में सबके सारे बच्चे चले जाते, भाई छोटा हो बड़ा हो कोई भी जाए। विश्वविद्यालय में तो कुछ उम्र होती है ना भाई। तो उन्होंने सबसे न्यूनतम आयु कर दिया था कि कोई भी एंट्री जब भी उसको प्रवेश मिलता था जो बच्चा 16 साल से आयु पूरा कर लिया था। तो मिनिमम एंट्री मतलब एज थी उसमें 16 साल, उस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 16 साल उम्र कर दी गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का तरीका जो है प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रचलित था? नालंदा विश्वविद्यालय फिर से आ गया। वो कह रहे हैं कि जो है वहाँ पे अगर प्रवेश पाना था तो वह कैसे प्रवेश देते थे? शाही राजकुमार तो पढ़ते ही पढ़ते थे और भी लोग पढ़ते थे, लेकिन कैसे पढ़ते होंगे, मतलब कैसे एंट्री, कैसे प्रवेश कैसे दिया जाता था? प्रवेश परीक्षा होती थी, साक्षात्कार होते थे, शैक्षणिक साख उसकी अच्छी हो, साथियों के साथ चर्चा हो, तो वहाँ पे प्रवेश परीक्षा वो कराते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इतना टॉप का यूनिवर्सिटी उस समय प्राचीन भारत में था कि वो एंट्रेंस की परीक्षा वहाँ पे उसी समय चलती थी। वहाँ पे प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके बाद अगर क्वालिफाई आदमी हो जाता था तब जाके उसको जो है प्रवेश मिलता था उस विश्वविद्यालय में। सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपके ग्वालियर MP में स्थित है। फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई अगर आप लोगों को करना है तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। फिर आ जाइए कि भारत में नवोदय विद्यालय
की स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य क्या, हम लोग नवोदय विद्यालय के बारे में इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण विकास देना या ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाना। शिक्षित बनाएंगे ही बनाएंगे, विकास होगा ही होगा। विद्यालय के लिए प्राइमरी विद्यालय है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ज़िले में कहीं कहीं एक एक बनाए गए हैं। ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है ना, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर सारा कुछ पढ़ाई लिखाई जो है, रहना खाना पीना वही नवोदय विद्यालय में होता। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा, जो उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उनको उठा उठा के जो है उसमें लाया जाता है। भाई प्रवेश परीक्षा करते हैं, प्रवेश परीक्षा इतनी टफ होती है कि वही पास हो पाता है जिसके पास दिमाग होता है। मतलब यही होता है कि वो मेधावी ही उसमें सेलेक्ट होते हैं, उनका उन्होंने जो है प्रवेश परीक्षा ही ऐसे बना रखा है। तो वो चुन चुन के उठा लेते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको उठा लेते हैं और फिर उनको जो है फ्री में सरकार पढ़ाती है, खाना देती है, 12वीं तक की मुफ्त में वहाँ पे पढ़ाई होती है। अच्छे अब इस समय जो है जब बनी थी, अब तो बच्चे यहाँ के एनबीएस के बच्चे हर जगह फैले हुए हैं। नवोदियंस जो हैं वो हर जगह हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं। तो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए ही नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर आ जाइए आप, एक और आ गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, जिसको शॉर्ट में एनआईडी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर मुंबई में। एनआईडी ये अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में, गुजरात में? अहमदाबाद में है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में कि गुजरात में। हमें लग रहा है कि गुजरात में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एनआईडी जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। आप डिजाइनिंग का कोई कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको आईएसआई कहते हैं, ये आईएसआई वो वाला नहीं है, ठीक है, इजराइल वहाँ वाला, इराक और वहाँ वाला। ये आईएसआई जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। तो आईएसआई क्या मतलब है उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, ये वहीं पे बनाया गया है। फिर किस भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, हमने कहा था मुदालियर कमीशन की घोषणा कब की थी? मुदालियर आयोग का कमीशन किस लिए बनाया गया था? माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग का बनाया गया था। ये कब बन गया था? बहुत पहले, सबसे पहले यही बना था, 1952 में ही इसको बना दिया गया था। ये हटा दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। फिर आ जाइए कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको चेंज करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो है किस वर्ष बनाई थी? हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि जो पहले वाला था 1968 में बना था, जिसको एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आ गई थी, तो 1986 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 1986 की जगह अब 2002 वाली आएगी। काफ़ी समय ले लिए इन्होंने जो है फिर से बनाने में, लेकिन 2020 वाली अब आ चुकी है। फिर स्वस्थ शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, अरिस्टोटल का या फिर राजा राम मोहन राय का? तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती थी, ये कथन है अरिस्टोटल का, जो दार्शनिक था वो उसकी ये बात थी, उसका कथन है अरिस्टोटल या अरस्तु का। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चरित्र निर्माण होना चाहिए, प्राथमिकता दी जाए। चरित्र निर्माण की बात जहाँ पे आ जाए आप सीधे आंख मूंद के जो है, जहाँ पे आपको जो है महात्मा गांधी जी मिल जाएं उन पे टिक कर दीजिए। महात्मा गांधी जी सबसे पहले यही कहते थे कि जो भी शिक्षा दी जाए वो जो है उसमें जो है मोरालिटी हो, उसमें एथिक्स हो, उसमें नैतिक शिक्षा जरूर हो, बच्चों के चरित्र निर्माण हो, उसमें जो है ये भी हस्तशिल्प और ये कुटीर उद्योग इसकी बात तो करते ही करते थे, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य होता था कि शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए।